गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, सलाम है। सुबह प्रोग्राम जागो लाहौर के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेजबान सिद्रा मुनीर। उम्मीद है कि आप सब लोग जहां कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, खबर आज सुबह सुबह मुझे आपके साथ ये शेयर करनी है कि वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की जानिब से कल ये बयान सामने आया था कि शाम और रात के औकात में शादियों पर अब पाबंदी आयद कर दी गई है और अब शादी की तकरीबात सिर्फ दिन में यानी सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे के दरमियान करने की इजाजत होगी। खुले मकामात पर टेंट लगाकर शादी की तकरीब सजाई जा सकती है। फिर चंद घंटे के बाद मुआविन खसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान की जानिब से इस मामले की तरदीद कर दी गई कि शादी हॉल्स मुकर्ररा औकात कार पर अपना काम जारी रख सकेंगे, जबकि मुआविन खसूसी ने कहा कि शाम के औकात में शादी की तकरीबात पर वजीर सेहत की जाती राय हो सकती है, जो भी उन्होंने बयान दिया है। ये वैसे बड़ी अजीब सी सिचुएशन हो गई है और गवर्नमेंट के फैसलों में भी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है। अवाम और शादी हॉल्स मालिकान दोनों परेशान होकर रह गए हैं कि आखिर किसकी मानी जाए, किसकी सुनी जाए। जबकि एक और बहुत अहम बात जो मुझे आपको बतानी है वो ये है जी, आज से पोलियो मुहिम का आगाज होने जा रहा है। 5 रोजा मुहिम में पोलियो वर्कर्स घर घर जाकर 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो वायरस से बचाव के कतरे पिलाएंगे और इसीलिए आपने भी पोलियो वर्कर से ताउन करना है और अपने बच्चों को कतरे पिलाकर उम्र भर की माजूरी से बचा लेना है। नाज़रीन, इस हवाले से आज के प्रोग्राम में हम डिटेल बात करेंगे। हम आगे बढ़ते हैं, कुछ बात करेंगे आपके मसाइल के हवाले से। तो सर्द मौसम में गैस बहरान बढ़ने लगा है। कुदरती गैस की बंदिश है और कम प्रेशर के बायस एलपीजी की मांग में इजाफा हो गया, जबकि आवाम घरों के चूल्हे जलाने के लिए महंगी एलपीजी खरीदने पर मजबूर हो गए हैं। जाहिद आबिद रिपोर्ट में बता रहे हैं। मौसम सरमा आया तो गैस बहरान भी साथ लाया। कहीं कुदरती गैस की अदम दस्तयाबी तो कहीं प्रेशर में कमी की शिकायत बढ़ने लगी। कुदरती गैस के बहरान ने एलपीजी की मांग में इजाफा कर दिया। घरेलू सार्फिन महंगी एलपीजी खरीदने पर मजबूर हैं। 2 हफ्ते कबल तक दुकानदार एलपीजी 110 रुपए किलो तक फरोख्त कर रहे थे, ताहम सर्दी में इजाफा होते ही एलपीजी की कीमत 130 रुपए किलो तक पहुँच गयी। गुज़श्ता 2 हफ्तों में एलपीजी 15 से 20 रुपए किलो महंगी हो चुकी। आवाम कहते हैं चूल्हा जलाना भी मुश्किल हो गया है, घरों में गैस आती नहीं और एलपीजी महंगी है। मार्केट में ये तासुर पाया जा रहा है कि सर्दी की शिद्दत बढ़ने के साथ साथ एलपीजी मजीद महंगी होगी। गैस की कीमतों में अब इजाफा हो रहा है और सर्दी आ रही है। इस वक्त जो है ना मसलन बहुत मुश्किलात का सामना है। हम मजदूर आदमी है, हम मसलन घरों की गैस जो इस वक्त सप्लाई है इस वक्त कम होती जा रही है। गरीब किस तरह गुजारेगा? घर में तो गैस बिल्कुल है ही नहीं, बंद की थी और एलईडी गैस है, ये भी गरीब आदमी नहीं खरीद सकते। जिसके लिए हुकूमत ने फौरी इकदाम न उठाए तो गैस बहरान शदीद हो जाएगा। कैमरामैन इकराम शाह के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज। नाज़रीन, कुछ कोरोना वायरस की बात करेंगे तो कोरोना वायरस के केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में मास्क का इस्तेमाल पूरी दुनिया में कहा जा रहा है कि लाजमी है अगर आपने कोरोना से बचना है और उसके साथ साथ दीगर मौसमी बीमारियों से बचना है। आगे बढ़ते हैं जी, कुछ बात करेंगे। जब सर्दी का मौसम है, अभी बेशक सूरज आबोताब से चमकता है, धूप लगती है, गर्मी का एहसास भी होता है, लेकिन उसके बावजूद स्वेटर्स पहनना शुरू हो गए हैं लोग, शॉल्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा आम हो गया है। तो इसी अस्थना में बहुत सारे ऐसे लोग जिनकी जेब इजाज़त नहीं देती कि वो नए कपड़े खरीद सकें, वो लंडा बाज़ारों का रुख करते हैं। और गुज़िश्ता रोज़ चूँकि छुट्टी थी तो छुट्टी के रोज़ भी हम देखें कि गर्म कपड़ों की खरीदारी के लिए लंडा बाज़ारों में शहरियों का बहुत रश लगा रहा है। जैकेट, स्वेटर्स, कोट और गर्म कपड़ों के लिए भाव ताव भी करते रहे, जबकि दुकानदार और शहरी कोरोना एसओपीज को किसी खातिर में नहीं ला रहे थे। शहरी कहते हैं कि सस्ते कपड़े खरीदने के लिए यहाँ आए हैं, जबकि वहां पर महंगाई का राज बरकरार है। अब इस पर रिपोर्ट में दिखाएंगे। लंडा बाजार में भी महंगाई का राज। छुट्टी के रोज शहरियों की बड़ी तादाद लंडा बाजार पहुंची और गर्म कपड़े, जैकेट, स्वेटर और कोट की खरीदारी की। महंगाई ने लंडा बाजार का भी रुख कर लिया। इस्तेमाल शुदा कपड़ों की कीमतें बढ़ गईं। गुज़श्ता साल की निस्बत महंगाई होने से मुतवस्सत तबका के लिए खरीदारी करना मुश्किल हो गया। लंडा बाजार में जैकेट 1500 रुपए, जर्सी और स्वेटर 200 रुपए तक फरोख्त की जा रही। अपर के 400 रुपए, मोजे 50 रुपए और जोगर के 500 से 1500 रुपए तक वसूल किए जा रहे। खरीदारों का कहना है कि लंडा बाजार से कपड़े और जूते सस्ते मिल जाते हैं। महंगाई होने के बायस सिर्फ विंडो शॉपिंग कर रहे हैं। यहाँ पे भी आके वही मसला है कि महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। बाहर दुकान पे जाएं या लंडे में आ जाएं, सब एक ही हिसाब है। तो गरीब आदमी की खरीद से बाहर है सब चीज। दुकानदारों ने कहा कि कीमतों में तेजी के बायस ग्राहक कम हैं। ज्यादातर ग्राहक खरीदारी के बगैर ही वापस लौट रहे हैं। मार्केट में ज्यादा रश तो नहीं पड़ रहा क्योंकि कीमत में काफी ज्यादा इजाफा हो चुका है।
उस हिसाब से पूरा जो वीकेंड है वो काम काफी स्लो रहता है। लंडा बाजार हाजी कैंप में कोरोना SOPs को नजरअंदाज कर दिया गया। दुकानदारों और शहरियों ने फेस मास्क का इस्तेमाल किया, ना ही समाजी फासले का ख्याल रखा। ऐसे लंडा बाजारों का रुख कर लिया है महंगाई ने, लेकिन आम बाजार में भी हम लोग देख रहे हैं जी महंगाई का राज मुसलसल बढ़ता जा रहा है और उसको कंट्रोल करने के लिए कोई भी मौजूद नहीं है। गवर्नमेंट की रिट कहीं भी दिखाई नहीं दे रही। आज के क्या भाव ताव हैं, मार्केट की क्या सूरत हाल है, कितनी सब्जियां सस्ती हो गई हैं, कितनी महंगी हो गई है, जानने के लिए बात करेंगे। नुमाइंदा लाहौर न्यूज अब्दुल कादिर मदनी हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल कादिर बताइए कि आज के क्या भाव ताव हैं। बिल्कुल, आज सिदरा जो मार्केट कमेटी की जानिब से नरखनामे जारी किए गए हैं, क्योंकि आज हफ्ते का पहला रोज है और अमूमी तौर पर हफ्ते के पहले रोज जो नरखनामे जारी किए जाते हैं वो कदरे मुस्तहकम जारी किए जाते हैं, लेकिन ओपन मार्केट में जो इस्तेहकाम है वो सब्जियों की कीमतों में नजर नहीं आता। और अगर आज सब सालों की बात की जाए तो प्याज की कीमत जो है वो आज 3 रुपए कम की गई है, 55 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है, लेकिन ये 55 रुपए जो है वो सरकारी नरखनामों तक महदूद है, क्योंकि 70 से 80 रुपए फी किलो तक प्याज बदस्तूर जो है वो फरोख्त किए जा रहे हैं। टमाटर की कीमत में आज अलबत्ता 5 रुपए का जो है वो इजाफा किया गया है। 130 रुपए फी किलो से कीमत बढ़ाकर 135 रुपए किलो मुकर्रर की गई है, लेकिन ओपन मार्केट में जो टमाटर है वो 150 से 160 रुपए फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। लहसुन की कीमत जो है वो 280 रुपए किलो मुकर्रर की गई है, लेकिन जो लहसुन फरोख्त किया जा रहा है वो 350 रुपए फी किलो में फरोख्त किया जा रहा है। अदरक जो है वो 5 रुपए कम किए गए हैं, 535 से कम करके 530 रुपए मुकर्रर किए गए हैं, लेकिन ये जो कमी या रिलीफ जो है वो सरकार के नरखनामों तक है, क्योंकि अदरक 530 के बरक्स 640 से 660 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। और दीगर मौसमी सब्जियों की बात की जाए तो आलू की कीमत में जो है वो 15 रुपए की कमी आज देखने को मिल रही है। 85 रुपए गुज़िश्ता रोज आलू की कीमत थी सरकारी नरखनामों में, आज जो है वो 70 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है। ठीक, अब्दुल कादिर हमें ये बताइए कि चिकन और अंडों की क्या सूरत हाल है। चिकन की कीमत जो है वो बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी थी और गुज़िश्ता रोज जो है वो 22 रुपए फी किलो का इजाफा हुआ था, लेकिन आज जो है वो क्योंकि अमूमी तौर पर हफ्तावार तातील होती है और लोग जो है वो अपने हफ्ते भर का जो है वो सौदा सलफ जो है खरीदते हैं, लेकिन आज जो है वो 3 रुपए की जो है वो कमी की गई है। मामूली रिलीफ है, क्योंकि गुज़िश्ता हफ्ते के 4 दिनों में जो ब्रायलर गोश्त है वो 44 रुपए किलो महंगा किया गया था। 44 रुपए किलो महंगा करने के बाद आज जो है वो 3 रुपए फी किलो कम किया गया और कीमत जो है वो 328 रुपए फी किलो से कम करके 325 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है। लेकिन इसके बरक्स अंडे जो है वो मुसलसल जो है उनकी कीमतों में इजाफा देखने को मिल रहा है और आज भी अंडे की कीमत में जो है वो 1 रुपया दर्जन का इजाफा किया गया। बाजार ये 1 रुपया दर्जन का इजाफा है, लेकिन गुज़िश्ता 5 से 7 दिनों में मुसलसल जो है वो अंडा 1 रुपया फी दर्जन के हिसाब से ही महंगा हो रहा है और आज की कीमत 170 रुपए फी दर्जन से बढ़ाकर 178 रुपए फी दर्जन जो है मुकर्रर की गई है। लेकिन ओपन मार्केट में जो अंडा है वो शहरियों को 190 से 200 रुपए दर्जन तक फरोख्त किया जा रहा है। 178 रुपए दर्जन में जो सरकारी नरखनामों के मुताबिक अंडा फरोख्त किया जा रहा है, वो शहरियों का ये शिकायत है कि उसका साइज जो है वो ठीक नहीं है और जो अंडा जो है वो ताज़ा नहीं है और जो ताज़ा म्यारी और हेल्दी अंडा है वो तकरीबन जो है वो 190 से 200 रुपए दर्जन तक फरोख्त किए जा रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर मदनी, आप हमारे साथ मौजूद रहे और डिटेल्स बता रहे थे आप हमें कि किस तरह से महंगाई का राज मार्केट में बरकरार है। मुसलसल अशिया क़ुरनोश महंगी होती जा रही है और आवाम बेचारी परेशान होकर रह गई है। आगे बढ़ते हैं जी, कोरोना की बात करें तो कोरोना की दूसरी लहर मजीद खतरनाक होने लगी है। सूरत हाल में संगीनी के बावजूद अवामी सतह पर लापरवाही भी बरकरार है, बल्कि अरूज पर पहुंच चुके हैं। तिब्बी माहिरीन को वायरस की हैबत तब्दील करने के लिए मुमकिना खदशात भी मुसलसल सता रहे हैं। मजीद बता रहे हैं सुहेल कैसर अपनी रिपोर्ट में। कोरोना की दूसरी लहर के खदशात पूरी तरह से हकीकत का रूप धार चुके हैं। पंजाब में सिर्फ 28 नवंबर को सामने आने वाले 738 नए केसेस सूरत हाल की संगीनी को पूरी तरह से जाहिर कर रहे हैं, लेकिन इसे क्या नाम दिया जाए कि शहरियों की लापरवाही अपनी जगह बरकरार है। हमारी परेशानी ये है कि लोग अपनी सोच में बदलते जा रहे हैं। लोग समझ रहे हैं कि वो महफूज हैं, जबकि हकीकत में वो नहीं। इसमें वाहिद रास्ता ये है कि लोगों को एहसास पैदा हो, लोगों को एहसास दिलाया जाए, बार बार यकीन दिलाया जाए, बार बार याद दहानी कराई जाए। ये नामुमकिन है कि आप पहरेदार बैठा के इस वायरस को कंट्रोल कर लें।
लाहौर की बात की जाए तो गुज़श्ता रोज सबसे ज्यादा 367 केसेस लाहौर में ही रिपोर्ट हुए, जिनमें से 7 अफराद जान की बाजी हार गए। दूसरी तरफ माहिरीन को ये खदशात भी लाहक हैं कि कहीं वायरस अपनी हैयत तब्दील न कर ले, अगरचे ये तब्दीली अभी तक देखने में नहीं आई। जीनोम जब अपने आप को रेप्लिकेट करता है तो उसके बाद वो दोबारा पढ़ता है अपने को। आरएनए वायरसेस में ये ऐसा कोई एंजाइम होता नहीं है कि जो प्रूफ रीडिंग कर सके, लेकिन इस वायरस के अंदर ये मैकेनिज्म है, जिसकी वजह से मैं कहता हूँ कि वायरस उतना चेंज नहीं हुआ जितना बाकी आरएनए वायरसेस होते हैं। माहिरीन करार देते हैं कि अगर ज्यादा नहीं तो कम से कम सिर्फ मास्क पहन लेना ही वायरस से बचाव के इम्कानात को 80% से जायद तक बढ़ा देता है। हुकूमत की हदायत और पाबंदियों को हवा में उड़ा देना हमारा मशगला ही सही, लेकिन जहाँ पर सवाल हमारी जिंदगियों का हो, कम से कम वहाँ तो हमें ज़रूर एहतियात बरतनी चाहिए। लेकिन हम तो शायद अपनी जिंदगियों को भी अहमियत देने के लिए तैयार नहीं हैं। कैमरामैन राजा सलमान के साथ सुहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल के पेश नजर शहर के 26 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया है। बात करते हैं ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान को इस वक्त एक नहीं बल्कि दो मोहलिक वायरसेस का सामना है। एक तो खैर कोरोना वायरस है जो कि जान छोड़ने का नाम नहीं ले रहा, और दूसरा है जी पोलियो वायरस। पोलियो एक बहुत ही संगीन और मोहलिक मुतादिद बीमारी है जो इंसानी असाब को कमजोर करके रख देती है। अमूमी तौर पर यह बीमारी बच्चों को लाहक होती है, लेकिन बालिग अफराद भी इसका शिकार हो सकते हैं। दुनिया के बेशतर खित्तों में पोलियो माजी का किस्सा बन चुका है, लेकिन कुछ खित्ते अब भी ऐसे हैं जहां ये एक तल्ख हकीकत की तरह भी मौजूद है। दुनिया में सिर्फ 2 ममालिक में पोलियो वायरस बाकी है, जिसमें से एक पाकिस्तान है और दूसरा इसी का पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान है। पाकिस्तान भी इस मोहलिक वायरस के खिलाफ जंग जारी रखे हुए है और आज से मुल्क भर में 5 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज होने जा रहा है, जो 4 नवंबर तक जारी रहेगी। इस कौमी मुहिम में 2,85,000 हेल्थ वर्कर्स घर घर जाएंगे और 5 साल तक के उम्र के 4 करोड़ बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएंगे। ये कौमी टीमें रेलवे स्टेशन पर मौजूद होंगी, लारी अड्डे पर होंगी, वैगन स्टैंड्स पर भी मुसाफिर बच्चों को कतरे पिलाने का फरीजा सरअंजाम देंगी। और मुहिम के दौरान कोरोना SOPs पर अमल दरामद भी यकीनी बनाया जाएगा। आलमी इदारा सेहत WHO की जानिब से कहा गया है कि हुकूमत पाकिस्तान पोलियो वर्कर्स, सिविल सोसाइटी समेत अतियात दहिंदगान की जानिब से मुल्क में जारी पोलियो के खिलाफ जंग किए जाने वाले इक़दामात काबिल तहसीन है, तारीफ की जा रही है। 30 साल की मुसलसल कोशिशों के बाद रवां बरस अगस्त के महीने में अफ्रीकी खत्ते के वाइल्ड पोलियो से पाक होने की तस्दीक की गई है, जबकि पाकिस्तान दुनिया का अगला पोलियो से पाक मुल्क भी बन सकता है। पाकिस्तान में केसेस के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान भर में पोलियो केसेस की तादाद रवां साल 74, जबकि पंजाब में एक्टिव पोलियो केसेस की तादाद 10 तक पहुंच गई है। रवां साल सूबे में पोलियो वायरस के जद में आकर 4 बच्चे जान की बाजी हार चुके हैं, जिनमें से 2 बच्चों का ताल्लुक लाहौर से भी रहा है। 5 साल से कम उम्र बच्चों को बाकायदगी से कतरे पिलाकर उम्र भर की माजूरी से बचाया जा सकता है। माशरे के तमाम तबकात को इस वक्त अपना अपना किरदार निभाना है और बच्चों को पोलियो से बचाना है, बच्चों को उम्र भर की माजूरी से बचाना है। इसी हवाले पे हमने बात करनी है। हमारे साथ मौजूद हैं जी हमारे मेहमान बिलाल चौधरी, और इसके साथ साथ जो है बहुत ही ख़ास गेस्ट जो कि पोलियो इंचार्ज भी हैं, हिफाजती टीकाजात के इंचार्ज हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। बिलाल, आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि सर आज से आगाज़ होने जा रहा है पोलियो मुहिम का, 5 रोज़ तक ये जारी रहेगी। पंजाब में क्या टारगेट्स हैं और लाहौर में क्या टारगेट्स हैं हमारे? पंजाब में इस वक्त जो पोलियो का टारगेट है वो तकरीबन 19 मिलियन है, 1 करोड़ 90 लाख है और लाहौर का हमारा टारगेट तकरीबन जो है वो 19 लाख के करीब है। तो लाहौर एग्जैक्टली हमारे पंजाब का 10% है और 10% पॉपुलेशन का टारगेट भी इस हिसाब से है। तो आज से पोलियो की कैंपेन शुरू हो रही है। हमारे कोरोना के लॉकडाउन में हमारी कुछ कैंपेन्स नहीं हो पाई, जिस वजह से अब हम ज़्यादा अच्छी प्लानिंग के साथ और उस जो खला है उसको पुर करने के लिए हम बड़ी बेहतर माइक्रो प्लानिंग के साथ हम अपने कैंपेन्स में जा रहे हैं। और इसमें हमारा टारगेट ख़ुसूसी तौर पे वो बच्चे हैं जो मुसलसल मिस हो रहे हैं। ये वो बच्चे हैं
जो या तो उनके वालिदैन उनको कतरे पिलाते नहीं हैं या घरों में छुपा लेते हैं या वो सफ़र में रहते हैं, वो किसी भी बहाने से वो वालिदैन बच्चों को पोलियो के कतरे नहीं पिलाना चाहते। कुछ मिसकंसेप्शंस हैं उनको इनके बारे में, या लापरवाही है, या वो हुकूमत की तरफ से दी गई हिदायत पे अमल करना जो है वो ज़रूरी नहीं समझते। तो एक एहसास गैर जिम्मेदारी है पब्लिक के कुछ जो है सेगमेंट के अंदर, उसकी वजह से गवर्नमेंट को अब 27 साल हो गए हैं, गवर्नमेंट को सल पैसा लगाना पड़ रहा है। और गवर्नमेंट यकीनन अपनी वसाइल में रहते हुए हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि पोलियो जैसा जो मोहलिक मर्ज है, मूजी मर्ज है, इसका हमारे मुल्क से ख़त्म हो जाए। क्योंकि अब हमारे ऊपर जो सफरी पाबंदियाँ हैं और बाकी, मैं कहता हूँ कि अब हमारे लिए कोई अच्छा नाम नहीं है पाकिस्तान के लिए कि पूरी दुनिया में पोलियो ख़त्म हो गया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ये पोलियो अभी पोलियो वायरस मौजूद है। बिल्कुल बिलाल, कोशिशें तो की जाती हैं, फिर लोगों के रवैये बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि उन्होंने साथ ज़रूर देना है। अभी भी कुछ सेगमेंट्स जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि मौजूद हैं सोसाइटी में जो कि जानबूझ के बच्चों को पोलियो के कतरे नहीं पिला रहे। जी बिल्कुल, सिद्रा मौजूद है तो हमें 27 साल एफर्ट करते हो गए हैं ना। इशू ये है कि सिद्रा हर आने वाला जो दिन है पहले के निस्बत ज़्यादा मुश्किल आ रही है। अब देखें, कोरोना का ये सीज़न स्टार्ट हो चुका है, कोरोना कब तक हमारे साथ रहेगा ये कोई नहीं जानता। इससे पहले जो 26 साल थे हमारे पास टाइम था लोगों को समझाने का, सब कुछ करने का, लेकिन हम नहीं कर पाए। तो फिर अब आने वाली जो सूरत हाल है ये मज़ीद संगीन होती जा रही है। इस दफ़ा भी देखें, इस दफ़ा जो कैंपेन शुरू की गई है इसमें मुख्तलिफ हलकों में मुख्तलिफ ओपिनियन थी कि जनाब ये जो कोरोना अपनी शिद्दत के साथ आ रहा है, दूसरी लहर शुरू हो चुकी है, केसेस अमवात में इजाफा है, ऊपर से पोलियो कैंपेन शुरू कर दी गई है। अब मेरे पास भी आज भी कुछ फुटेज आई है जिसमें मैं देख रहा हूँ कि एक जो वायल होती है उससे तकरीबन 10 से 15 बच्चे वो कतरे पीते हैं। अच्छा, एक वायल से। अब जो पोलियो वर्कर्स हैं, जो वैक्सीनेटर्स हैं, अब जो फुटेज मेरे पास है आज महकमा सेहत ने खुद जो रिलीज़ की है उसमें उनके हाथों में ग्लव्स भी नहीं है, तो वो बच्चे के क्लोज, वेरी क्लोज लेके जाते हैं। मे बी सम टाइम ये टच भी होता होगा ना होंठों को या स्किन पे, ये वो। तो इस वजह से जब ये एक सिस्टम चल रहा है तो ये भी खदशा है कि जो वायरस है ये ट्रांसमिट ना हो इन लोगों में। तो इस वजह से यहाँ तो इसको फिर डिले करना चाहिए था, यहाँ फिर इसको तब करना चाहिए था जब हमें 1-2 माह मिल गए थे, केसेस बड़े कम थे, पोलियो कोरोना की जो ट्रांसमिशन है वो भी काफ़ी कंट्रोल में थी। अब तो चीज़ें बड़ी बहुत ज़्यादा, आपको पता है वायरस पे लाहौर में 90% ज़ायद फैल चुका है, केसेस जिस तरह सामने आ रहे हैं। अगर मिड ऑफ दिसंबर एंड ऑफ जनवरी इसका पीक सीजन होगा, तो इस वजह से अल्लाह ना करे। साहब, ये बिलाल जिस चीज़ की निशानदेही कर रहे हैं ये तो सच में बड़ी खतरनाक है। पोलियो वर्कर्स जो हैं उनको वायरस से कैसे बचाया जाएगा कि वो खुद भी महफूज रहें और खुदा न खास्ता किसी बच्चे में मुंतकिल वायरस करने का बायस ना बन जाए। उनको कोई ग्लव्स नहीं दिए गए कि वो बार बार इस्तेमाल करें, उतारें, ताकि इस तरह की चीज़ों से महफूज रहें। मेरे पास पिछली पोलियो कैंपेन का डाटा है, हमारे तमाम जो पोलियो वर्कर्स थे उनको हमने ये PPEs फराहम किए थे और उसमें उन्होंने इस्तेमाल किए थे। इस कैंपेन का हम चेक कर लेते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि हम टीमों को बगैर SOPs फॉलो किए हुए फील्ड में जाने देंगे। इसको हम देख लेते हैं और हम इसको इंश्योर करेंगे इंशाल्लाह के SOPs के मुताबिक। लेकिन सर ये मामला खतरनाक तो है जो बिलाल ने, मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक मेजॉरिटी ऑफ दी ये जो पोलियो वर्कर्स हैं, इनके जो टेस्ट थे उनकी रिपोर्ट्स ही नहीं आई। टेस्ट हो गए हैं, टेस्ट महकमा सेहत ने करवाए हैं, लेकिन रिपोर्ट्स उनको तकरीबन ये 2 माह हो गए और 2 से 3 माह हो गए और रिपोर्ट अभी तक नहीं है। 20% पहले के अगर कोई टेस्ट हुए भी थे तो उसकी रिपोर्ट आज तो काम नहीं करेगी, उसके लिए तो फ्रेश रिपोर्ट होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, SOPs को फॉलो करते हुए टीम हमारी पिछली कैंपेन में डेफिनेटली मुझे पता है अच्छे तरीके से हमने खुद प्रोवाइड किए थे और उसमें टीम्स ने SOPs फॉलो करते हुए पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो था हमारे ग्लव्स और सैनिटाइजर उन्होंने इस्तेमाल किए थे। और अभी मैं कह रहा हूँ कि आज कैंपेन शुरू हुई है तो लेट मी चेक आफ्टर दिस कैंपेन, दिस प्रोग्राम के उसमें अगर कहीं नहीं है तो हम उसको इंश्योर करेंगे कि वो ले। कोरोना टेस्ट तमाम लोगों का करना मुमकिन नहीं है कि अब जैसे आपने बताया कि 2,85,000 पोलियो वर्कर्स हैं तो इतने टेस्ट हम कैसे कर पाएंगे और फिर इसकी एक लिमिट होती है 3 से 4 दिन
पहले का हो, इससे पुराना हो तो उसका फायदा कोई नहीं। ठीक, तो डॉक्टर साहब ये जो बिलाल बता रहे हैं कि एक ही जो है वो वॉयल, आप बिलाल उसको कह रहे थे कि उसी से मुख्तलिफ कितने बच्चों को एक ही उससे पोलियो के कतरे 20 डोज वायल होती है इसमें, और इसमें 18 से 19 बच्चे तकरीबन एक वायल से वैक्सीनेट होते हैं। लेकिन उसमें वायल और बच्चे के मतलब वायल और बच्चे के मुंह के दरमियान में अच्छा खासा डिस्टेंस होता है। हाँ, हाथ से वर्कर दूर पकड़ता है बच्चे के मुंह में, तो ग्लव्स उनके पास अगर हो तो कोई इशू नहीं है। लेकिन ग्लव्स भी हर बच्चे के लिए ग्लव्स कैसे लिया जाए, दिया जा सकता है, सर हिफाजत जरूरी है ना, वर्कर्स की भी, बच्चों की भी, सबकी। बिलाल ये तो उसके लिए फिर उनको सैनिटाइजर देते हैं ताकि वो लगाते रहे साफ ज़रिए। फिर कुछ ना कुछ तो करना है हमने। देखिए, वी हैव टू लिव विद द कोविड नाउ। अब हमें कोरोना में रहते हुए तमाम काम करना है। अब हम ये नहीं कर सकते कि कोरोना है तो हम कैंपेन ना करें, कोरोना है तो हम रूटीन ना करें। वैक्सीनेशन तो हमने करनी है। अब उसमें SOPs को मैक्सिमम लेवल तक हम इंश्योर करेंगे इंशाल्लाह कि उसमें जो है वो SOPs फॉलो किए जाएं और बिल्कुल SOPs अपनाना बिलाल बहुत ज़रूरी है। गुज़िश्ता कैंपेन में अभी भी सैटरडे को भी हमने देखा, संडे को भी देखा कि कुछ बड़ी शख्सियात की जानिब से पोलियो के कतरे पिला के बाकायदा मुहिम का इफ्तिताह किया गया। किस हद तक हमारे पोलियो वर्कर्स SOPs को अपनाते हैं? माजी का रिकॉर्ड क्या बता रहा है? देखें सिद्रा, माजी के रिकॉर्ड में तो हमें ये मेरा ख्याल है दूसरी या तीसरी कैंपेन है कोविड के दौरान। तो इसमें जिस तरह हमारे पास आज की फुटेज है उसमें तो मैं तो नहीं देख रहा कि किसी ने कोई पीपी डाली है। अगर जो वो फुटेज महकमा से ने खुद हमें भिजवाई है चलाने के लिए, उनमें से किसी के पास अगर ग्लव्स नहीं है तो फिर कितना आप देख रहे हैं कि SOPs पे अमल दरामद हो रहा होगा। तो ये इस वक्त एक सीरियस मैटर है। बेशक इसमें डॉक्टर बशीर साहब हैं या सेक्रेटरी सेहत उस्मान साहब हैं या पोलियो इंचार्ज सुंदर से शायद हो सकता है कि उन्होंने PPs इनको दी भी हो, इंस्ट्रक्शन जारी की भी हो, लेकिन फिर उसके बाद एंड ऑफ जो आगे गैर संजीदगी फिर वो पोलियो वर्कर्स की भी है कि वो किस पे कितना इम्प्लीमेंट करते हैं या उनके जो सीनियर हैं, जो सुपरवाइजर है, वो किस तरह उनको विजिलेंस करते हैं, उनकी फिर रिपोर्ट आगे देते हैं। तो ये सारे मैटर्स हैं, ये सारे जाके इनको पोलियो वर्कर्स पे फिर एंड पे सारी टीमों पे आता है कि किस तरह चीज़ों को लेके चल रहे हैं। लेकिन लग यही रहा है कि मतलब बड़ी बात है कि करते होंगे, 20-30% करते भी होंगे, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ दी जो वर्कर्स हैं वो नहीं कर रहे। अच्छा डॉक्टर साहब, हमें सर ये बताइएगा कि अब देखें कि आपने तकरीबन 27 साल से ये मुहिम चल रही है, मुसलसल हर साल बहुत सारा कौमी ख़जाना भी खर्च होता है, फिर पूरी दुनिया में एक हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए एक सुबकी का बायस है कि हमारे यहाँ अभी तक पोलियो वायरस मौजूद है। रीजंस क्या क्या हो सकती हैं? कहाँ पर खला रह गया, कहाँ पर कमी रह गई कि अभी तक ये वायरस पाकिस्तान से नहीं ख़त्म किया जा सका? एक तो मैंने जैसे पहले अर्ज किया ना कि हमारे पॉपुलेशन का एक सेगमेंट है जो नॉन कोऑपरेटिव है, उनकी वजह से मुसलसल वायरस जो है वो सर्कुलेट कर रहा है। एक हमारा लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है हमारे KP में, और जो दूसरे हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं और वजीरिस्तान एजेंसीज हैं जो हमारी, उनके अंदर अब वहाँ पे पोलियो टीम्स की मूवमेंट और इवन रूटीन वैक्सीनेशन के लिए भी टीमों की मूवमेंट खासी मुश्किल है। और वहाँ पोलियो कैंपेन के दौरान लोगों को शहीद भी किया गया, उन पर टॉर्चर किया गया। तो वहाँ बेसिकली पॉकेट्स हैं। इस वक्त आपने जो 74 केसेस बताए हैं, मेजॉरिटी केसेस जो हैं वहाँ पे, या कराची में एक इलाका है वहाँ पे, वो भी इसी तरह डेंस पॉपुलेशन है और स्लम है, तो उसके अंदर ये केसेस हैं। ये दो हमारे पॉकेट्स हैं मेन। और एक तो ये चीज़ है। तीसरी चीज़, आपने रिसर्च की बात की, तो यकीनन हम बॉटलनेक्स को देख रहे हैं और हमारे पास उसकी रिसर्च भी है और तमाम फैक्टर्स सामने हैं सबके, कोई इसमें डकिश भी बात नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, मोबाइल एंड माइग्रेंट पॉपुलेशन है, नॉन कोऑपरेटिव पेरेंट्स हैं। उसके अलावा हमारी जो एक रिसर्च की आपने बात की, तो एक रिसर्च भी हम प्लान कर रहे हैं कि क्या बच्चों में क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा हो रही है या नहीं हो रही। उसके ऊपर भी हम रिसर्च प्लान कर रहे हैं ताकि उस चीज़ को भी हम देखें कि जहाँ क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा नहीं हो रही, क्या वो ये वही बच्चे हैं जिनकी ग़िज़ाई ज़रूरियात हम उसके पेरेंट्स पूरी नहीं कर पाते, तो क्या ये वो लोग हैं? तो फिर हमारा न्यूट्रिशन प्रोग्राम भी साइड बाई साइड चल रहा है। तो हम उन बच्चों को जो है वो टारगेट ऑलरेडी भी कर रहे हैं और मजीद भी हम उसको फोकस करेंगे। महकमे सेहत की जानिब से कोई मुश्किलात, इदारों की जानिब से कोई इधर से भी नेग्लिजेंस दिखाई गई हो, कहीं ना कहीं कोई मसला आया हो जो कि एक वजह हो, ऐसा भी है कुछ? नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्लैकनेस नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये गवर्नमेंट के लिए ही एक सुबकी का बहस है। ठीक, बिलाल हमें ये बताइए कि जब पोलियो कैंपेन अब चलाई जा रही है, अब ये सारे बच्चों का, तकरीबन लाहौर की हम बात करते हैं तो लाखों में तादाद है बच्चों की, इन सब बच्चों का डाटा किस तरह से रखा जाता है? किस तरह से पता चलता है कि ये बच्चे रह गए हैं, इनको दोबारा से हमने टारगेट करना है? बिल्कुल ऐसे ही। ऐसे तो मैं डॉक्टर साहब की बात को सेकंड करूंगा, जिसमें उन्होंने बताया कि हम ये रिसर्च कर रहे हैं कि जो वैक्सीन है
ये कुव्वत मुदाफ़ियत पैदा कर रही है, ये नहीं कर रही। ठीक। बिल्कुल ऐसे ही है कि इसी तरह हमने लाहौर में जो केसेस देखे, उन्होंने उनके जो चार्ट थे, जो जब पोलियो आती है तो जो चार्ट देते हैं उसके मुताबिक उन्होंने पोलियो के कतरे को 5-5, 6-6 दफ़ा पिए हुए थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनका जो वायरस था ये पॉजिटिव आया। अब इशू ये है कि ये जो वैक्सीन है ये बेसिकली, या ये जो गावी है, इंटरनेशनल इदारे जो हमें प्रोवाइड करते हैं, ये वो लेते हैं इंडिया से। ये एक हो सकता है, मैं अपने नॉलेज से जो बात कर रहा हूँ, कि वो जो वैक्सीन हमें जो इंडिया से मिल रही है, हो सकता है कि हमारे खिलाफ कोई साजिश हो, या मतलब उस तरह कोई, या एक उसकी पता भी होता है कि वैक्सीन सिर्फ कहाँ जानी है, मोस्टली पाकिस्तान में जानी है, या कुछ हद तक अफगानिस्तान में जानी है। तो मेरे ख्याल में ये जो वैक्सीन की जो क्रेडिबिलिटी है, जो एफिकेसी है, वही नहीं है। हमें इससे पहले कुछ वैक्सीन आती थी इंडोनेशिया से और दीगर ममालिक से। अब वो जो इंटरनेशनल इदारे हैं वो भी अब उन दोनों इंडोनेशिया से नहीं ले रहे, या इससे पहले कुछ जापान से आती थी, अब उनसे वो नहीं ले रहे। अब सारी वैक्सीन और इंटरनेशनल जो फंड, जो डोनर्स हैं, वो भी सारी फंडिंग इंडिया को कर रहे हैं, और इंडिया से वैक्सीन बनवा के वो पाकिस्तान को दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, सर हमें ये बताइएगा कि अब जैसे वैक्सीन की बात हो रही है, लास्ट टाइम कब रिसर्च की गई महकमा सेहत की जानिब से या फिर आपके स्पेसिफिक इदारे की जानिब से कि ये जो डोज दी जा रही है इसकी कितनी एफिकेसी है, ये कितने महीने के लिए बच्चों में एंटीबॉडीज डेवलप करती है या फिर वायरस से उनको बचा के रखती है, कुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करती है? ये जो है वैक्सीन है, इसकी जो एफिकेसी का कायम रहना है वो तो उसकी डेट ऑफ एक्सपायरी के साथ मुंसलिक है। जहाँ तक बिलाल ने बात की, महीने के लिए बचाती है, ये हमारी रिसर्च जो एक्स रिसर्च है साबिक, वो क्या बताती है? ये तो जो देखें, इनिशियली जब WHO ने कहा था कि आप 4 डोजेज रूटीन में पिलाएं, तो यकीनन रिसर्च के बाद ही उन्होंने कहा था, तो ये जो इम्यूनिटी आती है ये लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी होती है। उसके बाद अब पोलियो कैंपेन आ गई, तो उसमें भी जैसे बिलाल ने बात की कि 15 डोजेज वाले बच्चों को भी अगर पोलियो हो रहा है तो यकीनन उस पर हमें रिसर्च में जाना चाहिए कि हम देखें कि 15 डोजेज पीने के बाद बच्चे में कितनी कुव्वत मुदाफ़ियत पैदा हुई, और अगर वहाँ कोई इशू है, कोई न्यूट्रिशन का इशू है या बाकी कोई इशू है, बच्चे में इम्यूनिटी का कोई इशू है, तो हम उसको भी हल करें, ताकि हम टेक्निकल ग्राउंड्स पे जाके तो पोलियो के कैंपेन्स को चलाएं, ना कि हम इसको रूटीन समझ के चलाते जाएं और उसके बाद हम ये ना देखें कि बच्चों के अंदर जो है वो टाइम ड्यूरेशन कितना होता है कि अगर 1 महीने पहले बच्चे को डोज दी है, फिर कितने टाइम पीरियड के बाद हर सूरत उस बच्चे को सेकंड डोज मिलनी चाहिए? 4 हफ्ते का हमारा 4 हफ्ते का हमारा इंटरवल है, और 4 हफ्ते से पहले अगर हम दूसरी डोज दे देंगे तो उसका फायदा कोई नहीं है, क्योंकि पहली डोज हम देते हैं तो बच्चे का सिस्टम जो इम्यून सिस्टम सेंसिटाइज होता है, जिसको हम 0 डोज कहते हैं। उसके बाद हम रूटीन की 3 डोजेज देते हैं और वो इम्यूनिटी क्रिएट करती हैं, और इम्यूनिटी हमारे हिसाब से, या WHO जो कहता है वो ये है कि 3 डोजेज के बाद बच्चे में इम्यूनिटी इस कदर हो जानी चाहिए कि वो पोलियो से महफूज हो जाए। लेकिन इस वक्त कैंपेन्स में मेरा ख्याल है कम से कम उन्हें एवरेज में कहता हूँ कि 15 से 20 डोजेज हर बच्चा 5 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते पी लेता है। तो इतनी डोजेज पीने के बाद, हाँ ये हो सकता है कि एक बच्चे ने 1 डोज अब पी है, 3 कैंपेन उसकी मिस हो गई हैं, वो दरमियान में वक्फा जो है वो 4 महीने हो गया है। ये चूँकि एक ऐसा मतलब सिस्टम है, एक ऐसा पहलू है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा एजुकेट करने की ज़रूरत है। उसके लिए भी गवर्नमेंट उस पर काम कर रही है ऑलरेडी। डिमांड जनरेशन पे लोगों को हम ये अवेयरनेस दें कि आपने इतनी डोजेज बच्चे को कम से कम रेगुलर पिलानी है, ताकि आपका बच्चा जो है पोलियो से महफूज हो जाए। हो सके। बिलाल, हमें ये बताइए, मैंने आपसे पहले भी यही पूछने की कोशिश की थी, डेटा किस तरह से सेव किया जाता है, कैसे पता चलता है, इतना कॉम्पैक्ट डेटा क्या मौजूद रहता है कि कौन से बच्चे रह गए, दोबारा से कैचअप डेज जब होते हैं तो किन किन बच्चों को? जी मैं ये बताता हूँ, इसमें हमारे जो टीम है उनके पास टेली शीट्स होती हैं। टेली शीट के फ्रंट पे वो सर्कल लगाते हैं जो बच्चे वैक्सीनेट करते जाते हैं। जिस घर में जो बच्चा रह जाता है उसकी टेली शीट की बैक साइड पे एक टेबल बना होता है। उस टेबल में उस बच्चे का नाम, पेरेंट्स और टोटल कॉन्टैक्ट डिटेल्स होती हैं, और डे एंड पे वो तमाम शीट्स जो है वो कंपाइल होती हैं। और फिर कैंपेन 3 दिन के बाद, जब 3 दिन में कैंपेन खत्म हो जाती है, तो चौथा और 5वां दिन कैचअप एक्टिविटी का होता है। उनमें वो लिस्टें जो है वो मुतलका टीमों को दे दी जाती हैं कि ये बच्चे आपके रह गए थे, इन बच्चों को आपने कवर करना है। उन 2 दिनों के बाद भी अगर कुछ बच्चे रह जाते हैं तो हम उनको स्टिल एन बच्चे कहते हैं। वो फिर हम उसको वैक्सीनेटर को दे देते हैं, वो उसके हिसाब से वो बाकी जो रूटीन में मूव करता है, तो जहाँ जहाँ वो बच्चे होते हैं वो उनको कवर करता है। डॉक्टर साहब, अभी तक हम आईटी पे क्यों नहीं लेके जा सके इस सारे सिस्टम को, कि सब कुछ जो है वो कोई ऐसा हमारे पास सॉफ्टवेयर हो महकमा सेहत के पास कि जो बच्चे रह जाएं वो उनका एक अलग से डाटा बनता रहे? इसमें इलेक्ट्रॉनिक भी होता है। हमारे पास जो डाटा आता है ना पोलियो टीम की कवरेज का, वो सारा इलेक्ट्रॉनिक डाटा है, हमारा सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर वो डाटा आता है और उसका बाकायदा एनालिसिस किया जाता है और हर डिस्ट्रिक्ट को फीडबैक दिया जाता है उस डाटा के ऊपर।
ठीक। बिलाल, लोगों की पहले भी हम बात कर रहे थे, लोगों की बहुत जिम्मेदारी है। अभी कुछ लोगों के रवैये लाहौर शहर में बेहतर हुए हैं, क्योंकि गुज़िश्ता पोलियो कैंपेन में हमने देखा कि लोगों ने पिलाए कतरे रेजिस्टेंस नहीं की। बिल्कुल सिद्रा, पहले की निस्बत तो काफ़ी ये जो होता था लड़ाई झगड़े या नहीं पिलाना, रिफ्यूज़ल, लाहौर के कुछ इलाके थे जिनको फिर बाद में जाके सेटलमेंट की गई, उनको समझाया गया, मुख्तलिफ लोगों को ले जाया गया, उनको बताया गया, तो फिर उसके बाद काफ़ी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी थी। और लेकिन लाहौर पहले भी मतलब उस तरह यहाँ पे रेजिस्टेंस या रिफ्यूज़ल नहीं थे, इक्का दुक्का कोई वाक़यात हो जाता, लेकिन ओवरऑल नहीं थे। इसी तरह इश्यूज़ फिर वही आता है कि मतलब ये लाहौर के जो माइग्रेटेड एरिया है या जो फैमिलीज़ हैं जो यहाँ पे कुछ लोग रहते हैं, तो मुख्तलिफ जो कल्चर से जो बिलोंग करते हैं, तो उनकी निस्बत थोड़ा सा वो उसमें रेजिस्टेंस आती है। अदरवाइज लाहौर कुछ इलाके भी तो हैं जो कि मुसलसल जहाँ पे टेस्ट पॉजिटिव ही आते हैं। जी, कच्ची आबादियाँ, कच्ची आबादियाँ लाहौर की तमाम कच्ची आबादियाँ दर्दसर हैं। वहाँ पे टीमों का जाना और हर बच्चे को टारगेट करना बहुत मुश्किल है। यही वजह है कि सेक्रेटरी हेल्थ और मिनिस्टर हेल्थ की खसूसी डायरेक्शन पे हम लाहौर का एक अलहदा से EPI प्लान बना रहे हैं और उसमें हम अर्बन स्लम्स को टारगेट कर रहे हैं। अर्बन स्लम्स के अलावा एक और आबादी है जिसको हम कहते हैं पेरी अर्बन अंडर सर्व्ड एरियाज, पोश कॉलोनियाँ भी जो लाहौर के गिरदोनवा में बन रही हैं और जहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज नहीं हैं, वहाँ भी एक तो बड़े घरों वाले लोग हमारी टीमों को एक्सेस नहीं देते और सेकेंडली वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी है ही कोई नहीं है सच जो मरकज़ हो और जहाँ हम लोगों को ये कह सकें कि कैंपेन जब ओवर हो जाती है तो आप नज़दीकी हेल्थ फैसिलिटी से जाके, ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हेल्थ फैसिलिटी प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। बिलाल चौधरी, आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। मैं बस आपसे यही कहना चाहूंगी कि महकमा सेहत की जानिब से तो कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान को पोलियो फ्री बनाया जा सके, लेकिन मुझे और आपको भी अपना किरदार निभाना है और 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो के कतरे जरूर पिलाने हैं। वापिस आते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, कुछ बात करेंगे IT की दुनिया की। तो वैसे तो पाकिस्तान में बच्चों का वीडियो गेम्स खेलना बिल्कुल पसंद नहीं किया जाता और इस मामले में बच्चों को वालिदैन की जानिब से खासी डांट डपट का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि वालिदैन समझते हैं कि वीडियो गेम्स खेलना वक्त का ज़िया है, बच्चे बिगड़ जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। लेकिन अब वालिदैन को परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब बच्चे और नौजवान गेम्स खेलने के साथ साथ पैसे भी कमा सकते हैं। जी नाज़रीन, ये कहना है वफाकी वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब का। वैसे तो वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी संभालने के बाद वफाकी वज़ीर की जानिब से मुल्क में टेक्नोलॉजी से मुतालिक नित नए इकदाम सामने आ रहे हैं, नित नए वो बयानात देते रहते हैं। लेकिन इस बार उन्होंने बहुत मुनफरिद ऐलान किया। उनकी जानिब से कहा गया है कि उनकी वजारत वीडियो गेम्स के शौकीन अफराद के लिए एनिमेशंस और वीडियो गेम्स का खसूसी प्रोग्राम लॉन्च करने जा रही है और उसके साथ साथ हुकूमत पाकिस्तान स्ट्रीमिंग वेबसाइट नेटफ्लिक्स का पाकिस्तानी वर्जन लॉन्च करने वाली है। और वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने स्ट्रीमिंग वेबसाइट का काफ़ी काम भी मुकम्मल कर लिया है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर किए गए ट्वीट में फवाद चौधरी की जानिब से कहा गया है कि अगर आपको पढ़ने से दिलचस्पी नहीं है और फ़ोन पर वीडियो गेम्स से रग़बत है तो तैयारी रखें, हमारी वजारत वीडियो गेम्स पर प्रोग्रामिंग का खसूसी प्रोग्राम ला रही है। फवाद चौधरी ने कहा है कि उसके ज़रिए हम 90 अरब डॉलर की इस इंडस्ट्री का हिस्सा बन सकेंगे और नौजवानों को गेम सर्टिफिकेट्स भी दिए जाएंगे। वीडियो गेम इंडस्ट्री दुनिया भर में सबसे ज़्यादा तेज़ी से तरक्की पाने वाली सनतों में से एक है और गेमिंग के बतौर करियर भी मुंतखब किया जा सकता है। यूट्यूबर्स की तरह अब गेमर्स के लिए भी आगे बढ़ने के बहुत सारे मौके पैदा हो सकते हैं, बल्कि अभी भी मौजूद हैं। यही नहीं बल्कि रवां बरस के अवाइल में दुनिया भर में जब लॉकडाउन लगा तो वीडियो गेम्स के सार्फिन की तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफा देखा गया। फवाद चौधरी के ऐलान के बाद से ट्विटर सार्फिन की जानिब से उनके मज़कूरा इक़दाम को सराहा जा रहा है, खूब तारीफ भी की जा रही है और डिमांड की जा रही है कि इस जो ऐलान है इस पे जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंटेशन किया जाए। और नाज़रीन, जब हम IT की दुनिया की बात करते हैं तो स्पेशली लॉकडाउन में हमने देखा कि IT से बहुत ज़्यादा इस्तेफादा किया गया, ऑनलाइन स्टडी भी हुई, बच्चों ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना शुरू कर दिया। यानी जब उनको घरों में रहना पड़ा तो फिर उन्होंने इंटरनेट की दुनिया से अपना राब्ता जोड़ा और बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ नया करने के वो काबिल हो गए। इन तमाम मामलात पे आज हमने बात करनी है। हमारे साथ मौजूद हैं जी मलकूत आज़म हैं, IT एक्सपर्ट हैं,
इसके अलावा फ्रीलांस एक्सपर्ट है, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मुगीसा भट्ट हमारे साथ मौजूद है, एनिमेशन एंड वीडियो गेम डेवलपर हैं, ये आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अच्छा मुगीसा, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि ये एनिमेशंस वीडियो गेम्स बनाना, ये आपका इंटरेस्ट था, ये कितना मुश्किल है, कितना आसान है, आप कब से कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं कर रही हूँ, तो ऑफ कोर्स मेरा इसमें इंटरेस्ट ही था, तो इसलिए मैंने इसको एज अ करियर यानी ज्वाइन किया है। और ऑलमोस्ट मुझे 4 to 3 years हो गए मैं ये करते हुए इस काम में। ऑनलाइन आप भी काम करेंगे? हाँ, वैसे करंटली आप कह सकते हैं मैं ऑनलाइन काम कर रही हूँ। ऑनलाइन काम कर रही हैं, यानी इंटरनेशनली या पाकिस्तान में? नहीं, इंटरनेशनली। मैं एक बाहर कंपनी है उसके साथ एसोसिएट हूँ, आउटसोर्स किया गया मुझे उसके साथ, तो मैं उनके साथ काम कर रही हूँ। तो अच्छा चल रहा है? कैसा एक्सपीरियंस है आपका ऑनलाइन? ऑनलाइन का एक्सपीरियंस तो अच्छा ही है, यानी अगर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नहीं, वैसे अगर आप देखें जाए तो हमारे यहाँ जो है अपने लिहाज से कुछ डेवलप नहीं होता, ज़्यादा इंडस्ट्री बाहर की है। अगर हम नॉर्मल किसी कंपनी में भी जो होते हैं तो हम लोग ज़्यादातर बाहर के लोगों के साथ ही इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। अर्निंग भी ज़्यादा होती है, आपको डॉलर्स मिलते हैं, आपको दिरहम मिलते हैं, आपको दूसरी करेंसीज मिलती हैं। हाँ, लेकिन हाँ ये तो है कि अगर आप, देखिए उसमें भी यही होता है ना कि अगर आप अपने लिहाज से करें तो ऑफकोर्स आपको डॉलर्स और दिरहम भी मिलेंगे, लेकिन यह है कि अगर आप किसी कंपनी के साथ एसोसिएट हैं तो वो अपने लिहाज से यानी अपनी पाकिस्तानी करेंसी के लिहाज से आपको पैसे पे करती है। ठीक, मलकूत, अब ये वीडियो गेम्स के हवाले से, ऑनलाइन के हवाले से, IT के हवाले से बड़े फैसले किए जा रहे हैं, और इस वक्त क्या समझ रही हैं, ज़रूरत है हमारी सोसाइटी की, हमारे नौजवानों की, क्योंकि हमारे यहाँ बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है? हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक बात कर रही हैं। मैं आपको एक बहुत ज़बरदस्त बात बताती हूँ। पूरी दुनिया में इतने ममालिक हैं और हमारी जो कंट्री है पाकिस्तान, वो फ्रीलांसिंग में 4th रैंक पे आती है। मतलब इतने हमारे लोग इस चीज़ को प्रेफर करते हैं फ्रीलांसिंग को। तो अगर हम ये चीज़ भी ले आते हैं, गेमिंग भी अगर हम ले आते हैं इसमें, तो इट विल बी अ बिग अपडेट फॉर आवर कंट्री। तो हमारी जो फाइनेंशियली जो हम डिस्टर्ब हुए हैं, हमारी कंट्री काफ़ी डिस्टर्ब हुई है, तो उसमें भी काफ़ी हम बेनिफिट हमारे लिए हो सकता है। उसके अलावा जो हमारी नौजवान नस्ल है, वैसे तो गेमिंग को हमारे पेरेंट्स यहाँ डिस्करेज समझते हैं, बहुत मतलब सपोर्ट नहीं करते बिल्कुल भी, बट ऐसा नहीं है। लेकिन अगर हम इस चीज़ को प्रॉपर्ली प्रमोट करें, इसकी प्रॉपर्ली मार्केटिंग करें उन लोगों से जिनसे हमारे पेरेंट्स ही इन्फ्लुएंस है, गवर्नमेंट की सपोर्ट हो, एग्जैक्टली वही ना, जिन लोगों से हमारे पेरेंट्स इन्फ्लुएंस है वही लोग इस चीज़ को प्रमोट करें, तो आई गेस वो भी इस चीज को प्रमोट करना शुरू कर देंगे। जैसे मतलब आज से कुछ साल पहले आप देखें तो आर्ट्स को इतनी प्रेफरेंस नहीं देते थे, कुछ नहीं समझते थे, बस यही 3 फील्ड थी कि पायलट बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, बिल्कुल। तो अब काफी ज्यादा प्रेफरेंस देना शुरू कर दिए। तो होप देयर इज अ बिग चांस कि जब इंशाल्लाह ये इंडस्ट्री आएगी और पाकिस्तान इसका पार्ट बनेगी, तो इंशाल्लाह पेरेंट्स आर गोइंग टू सपोर्ट दिस, और हमारी जो नौजवान नस्ल है वो तो दे ऑलरेडी हैव इंटरेस्ट इन इट। हाँ बिल्कुल। हमें मुगीसा ये बताइए कि ये एनिमेशंस में और वीडियो गेम्स में, इसमें डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, डिफरेंट टाइप्स होती हैं कि आप किस टाइप में स्पेशलाइज्ड होना चाहते हैं या फिर जाना चाहते हैं, या फिर आप कुछ भी कर सकते हैं, ये ओपन फील्ड है? देखिए, गेम आप एक कह लें सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर अब डिफरेंट चीजें हैं। अब जैसे आप एक कह रही हैं एनिमेशन है, क्योंकि जब हम गेम बनाते हैं उसमें डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं, सो उस कैरेक्टर्स की भी पहले आप कहते हैं स्केचिंग वगैरह होती है, ग्राफिक डिजाइनिंग होती है, आर्किटेक्चर प्लान होता है। सो इसमें मल्टीपल रेंजेस हैं, आप ये नहीं कह सकते, उसमें कोडिंग होती है। सो ये नहीं कह सकते कि ये एक ही बंदे के लिए फायदा मंद है, आपके इंस्टीट्यूट जो अगर ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड है उनको भी इससे बहुत फायदा हो सकता है। यानी कितना आसान, कितना मुश्किल? आसान ऑफ कोर्स आपके अगर स्किल्स हैं और आपको इंटरेस्ट है तो मेरे ख्याल से तो आसान है। आप इसको एज इतना डिफिकल्ट ना लेके जी ये बहुत पता नहीं क्या चीज़ आ रही है, ऐसा कुछ नहीं है, आसान काम है। आप हमारे यहाँ बहुत से लोग हैं जो इस लिहाज से बहुत प्रोफेशनल हैं और उनके अंदर स्किल्स हैं ये करने के। सो इसमें इतना कोई मसला नहीं कि हम कहें कि जी इसमें हम आगे जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, ये बहुत मुश्किल काम है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी एनिमेशंस बनाने में, कोई भी वीडियो गेम डेवलप करने में मिनिमम मैक्सिमम कितना टाइम लग जाता है? देखिए, ये तो प्रोजेक्ट की नौयत पे है ना कि आपका क्या प्रोजेक्ट है। अगर आपका एक छोटी सी गेम है तो उसके लिहाज से उतना ही होगा कि भाई इसमें कितना टाइम लगेगा, इसमें हमें कितनी मैन पावर चाहिए, कितना हमारी कॉस्ट आएगी। तो लेकिन अगर बिगर लेवल पे हम प्रोजेक्ट करेंगे तो उसके लिहाज से फिर बड़ा ही प्रोजेक्ट, ज़्यादा बजट होगा तो ही हम लोग बिगर लेवल पे कोई काम कर सकते हैं। ठीक, मलकूत, हम लोग IT की बात कर रहे हैं, वीडियो गेम्स के हवाले से एक बड़ा अच्छा मौक़िफ़ आया, लेकिन यहाँ पर देखा जाता है कि इंटरनेशनली भी जो वीडियो गेम्स बन जाती हैं उनको बच्चे दिन में खेलें, रात में खेलें, कोई रेगुलेशंस नहीं होते। रेगुलेशन होना कितना ज़रूरी है कि आपके पास एक टाइम फ्रेम हो, आपके पास कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी होनी चाहिए, कुछ पाबंदी भी होनी चाहिए, ये ना हो कि बस
खुला छोड़ दिया, जो मर्जी करते फिरो। हाँ, ये है एक्चुअली हमारे पेरेंट्स हैं वो खिलाफ ही इसी वजह से हैं बच्चों के। हाँ। क्योंकि मतलब हमारे बच्चे जब उनको हम कोई देते हैं ना, हाँ, वो एडिक्ट हो जाते हैं उस चीज में, अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं, हर चीज से डिस्ट्रैक्ट होकर बस वो गेम में फोकस हो जाते हैं। तो ये चीज गलत है। तो मेरा तो बच्चों को भी मशवरा है कि अगर वो इस चीज को ही देख लेना कि हम अपने एक टाइम टेबल बना लें कि इस टाइम हमने पढ़ना है और इस टाइम हमने सिर्फ गेम खेलनी है, तो आई गेस पेरेंट्स विल सपोर्ट दिस थिंग, क्योंकि उनको भी होगा कि जो हमारा बच्चा पढ़ भी रहा है और मतलब गेम का टाइम अच्छे से मैनेज करें, साथ में आप दीगर एक्टिविटीज भी करें, तो अम्मा अब्बा से डांट से आप बच जाएंगे और अपनी अच्छी एक्टिविटीज भी जारी रख सकेंगे। मलकूत, गेम्स खेलती हैं किस टाइप? शुरू से ही मैं ग्राफिक डिजाइनर बनी ही गेम्स खेलने की वजह से थी। मतलब मैंने स्टार्ट किया था, निंटेंडो होती थी एक स्टार्ट में ना, और उसके बाद फिर एक्सबॉक्स आई, फिर इसके एडिशंस थे 1, 360, फिर PS4, PS5 भी आ रही है। तो मैं तो शुरू से ही मतलब गेम्स वगैरह खेल रही हूँ और मेरा शुरू से इंटरेस्ट था। मतलब कितनी खाई? बहुत ज्यादा डांट खाई, लेकिन क्योंकि मैंने फील्ड ही पिक कर ली ऐसी जिसके अंदर थी ही वही क्रिएटिविटी, और वो तो मेरे पेरेंट्स ने मतलब फैमिली ने एक्सेप्ट कर लिया उसको एक तरीके से। लेकिन हाँ, मैंने डांट काफी खाई हुई है इस मैटर में। आप खेलते हो गेम्स अपनी बनाई हुई या दूसरी भी? नहीं, दूसरी भी खेलती हूँ ज्यादा, ऐसे फाइटिंग। कितना टाइम देते हो, कितने गेम्स खेलते हो? टाइम तो वैसे जितना मुझे मिलता, आजकल तो आपको पता है ऑफिस जॉब में जब हो तो फिर आपको ज्यादा फिर अपने वर्क के साथ, लेकिन जितना मुझे फ्री टाइम मिलता है उसमें खेलती हूँ। खेलते हो? डांट पड़ती है घर से? नहीं, पहले खेलते थे। नहीं, वैसे ना ऐसे नहीं हुआ, लाइक हमारे वैसे मेरे पेरेंट्स ने तो हम लोग को शुरू से बताया भी ये टाइम तुम लोग पढ़ने का, ये खेलने का। जब खेल रहे होते थे ना तब वो हमें नहीं कहते थे पढ़ो पढ़ो पढ़ो, उनको पता है ये टाइम इनको हमने खेलने के लिए दिया, तो ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा, मुझे ये बताइए, जब भी कोई गेम डेवलप करनी होती है, बनानी होती है, जैसे हम पहले प्लानिंग की बात कर रहे थे, तो उसकी कोई स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस भी सेट की जाती है कि ये गेम हम इनके लिए बना रहे हैं और ये टारगेट है, इसको हमने अचीव करना है? हाँ, ये तो है कि आपको एक टारगेट तो आप बताएं, लेकिन देखें हम लोग की अब फिलहाल अगर हमारे पाकिस्तान में कोई गेम्स भी बनी है ना, तो वो ज़्यादा लोकली मार्केट को टारगेट करती है। अगर हम चाहते हैं, एक्सपोजर चाहते हैं अपने इस चीज़ में, तो हमें चाहिए कि हम लोग ऐसे देखें कि इंटरनेशनली लोग किस चीज़ की तरफ आते हैं। अगर हम लोग की अगर है कि सिर्फ क्रिकेट के लिहाज से हम एक गेम बना, तो उसमें तो वही लोग खेलेंगे भी जिनका क्रिकेट में था। हम लोगों को ऐसी प्लानिंग करने की ज़रूरत है कि हम ऐसी क्या चीज़ बनाएं कि हम मैक्सिमम लोगों को इस गेम की तरफ इंटरेक्ट कर सकें, क्या ऐसे आइडियाज़ लाएं कि ये हम लोग ज़्यादा इस तरफ। अच्छा, लोग वैसे ज़्यादातर आपका क्या एनालिसिस है कि किस टाइप के गेम्स पसंद करते हैं? लाइक ज़्यादा वो जहाज़ उड़ाने वाली होती हैं, फिर वो फाइटिंग टाइप की गेम्स होती हैं, फिर नीड फॉर स्पीड टाइप्स की गेम्स होती हैं, क्या पसंद करते हैं सबसे ज़्यादा? मुझे लगता है जैसे इंटरनेशनल भी अगर मैं देखती हूँ, जैसे आपके टेकन एग्जाम्पल है, उसके तो टूर्नामेंट्स होते हैं, सो ज्यादातर तो मुझे लगता है लोगों को इसी तरफ इंटरेस्ट है। आपके पास स्नूकर है, आपके पास बिलियर्ड है, आपके पास हर गेम जो है वो आपके पास ऑनलाइन दस्तयाब जरूर है। हाँ, है, बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, ऐसे ही है। बहुत सी यानी ऐसी जो हम लोग आउटडोर स्पोर्ट्स खेलते हैं उनकी भी ई गेम्स मौजूद हैं, ऐसे कोई मसला नहीं है। सही। मलकूत, हमें ये बताइए कि आप भी फ्रीलांसर हैं और आराम से घर में बैठ के अपना ऑनलाइन काम करती हैं, अर्न करती हैं और बड़ा सेटिस्फाइड हैं आप। फ्रीलांसिंग का आगाज कैसे किया आपने? आईटी से कैसे जुड़ी कि घर में बैठ के ही काम करना है? जॉब नहीं मिली क्योंकि मार्केट में हालात कुछ कशीदा ही, अभी भी हम बात कर रहे थे, या फिर इंटरेस्ट ही ये था? नहीं, एक्चुअली मैंने शुरू में जब मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग सीखी थी तब तो मुझे इंटर्नशिप्स वगैरह करनी पड़ी थी। जरूरी होता है, आपको करनी पड़ती है। ऑफिस जो एक एनवायरनमेंट होता है प्रोफेशनल, वो आपको सीखना चाहिए, मतलब आपको पता चलता है सारा। तो जब मैंने 2 साल वो कर लिया, 2-3 साल, तो फिर उसके बाद मतलब हमारी मार्केट ऑलरेडी फ्रीलांस की तरफ काफी आ रही थी। तो ये मतलब काम एक ऐसा था कि आप घर बैठ के आराम से कर सकते थे और फिर इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। या एग्जैक्टली। तो बस थॉट आउट ऑफ नोवेयर केम एंड आई स्टार्टेड टू डू फ्रॉम होम। तो बस मतलब कोई खास बीच में मोटिव नहीं था कि मतलब मुझे किसी ने कहा हो आप करो, मतलब मैंने ऑब्जर्व किया। अभी अगर आपके पास 2 ऑप्शंस है, ऑनलाइन काम करना है आपने, फ्रीलांसिंग करनी है घर में बैठ के, या फिर ऑफिस जॉब करनी है? नहीं, मैं आपको बताती हूँ, फ्रीलांसिंग इज मोर बेनिफिशियल बिकॉज यू अर्निंग इन डॉलर्स, वेयर इफ यू वर्क फ्रॉम ऑफिस तो वो आपको फिर पाकिस्तानी रुपीज भी देंगे अपनी उसके मुताबिक। तो फ्रीलांसिंग ज्यादा बेनिफिशियल। आप उसमें हैप्पी हैं? हाँ, या। अच्छा मुगीसा, हमें ये बताइए कि अभी हम गेम्स के हवाले से जब बात कर रहे थे, प्लानिंग की भी बात हुई है, तो अभी पाकिस्तान कहाँ पर खड़ा है? आपको क्या लग रहा है, पाकिस्तान में कितने नौजवान हैं जो कि गेम डेवलपर बनना चाहते हैं या फिर एनिमेशंस की दुनिया में आना चाहते हैं, इस फील्ड में आना चाहते हैं? देखिए, मैं एक स्टैट्स पढ़ी थी जिसमें कह रहे थे कि ऑलमोस्ट जो है हमारे 8000 जो लोग हैं वो इस टाइम पे इस प्रोफेशन से यानी जो काम कर रहे हैं इस प्रोफेशन, यानी गेम डेवलपर हैं। सो मुझे लगता है कि ये अभी
और वो जो है इंटरनेशनल तौर पे अगर हम ज़्यादातर तो गेम इंडस्ट्री है ही बाहर, तो वो उनके साथ काम कर रहे हैं और वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और काफ़ी कमा भी रहे हैं उसके थ्रू। सो अगर यही है कि अगर थोड़ी सी हम अवेयरनेस और बढ़ाएं कि यानी इट्स नॉट अ बैड थिंग, अच्छी चीज़ ही है गेमिंग भी। सो यानी इसमें भी आप आएंगे तो आप लोगों को फ़ायदा ही है। दूसरे ममालिक ने भी तो देखें इस इंडस्ट्री को एक्सपेंड करके काफ़ी तरक्की की है, तो अगर हम भी इस साइड पे जाएंगे तो हम लोग को भी फ़ायदा ही होगा। अच्छा, अगर आप इसमें आना चाहते हैं तो आपको पहले कोई स्पेशली कोर्सेज करने होंगे, उसके बाद कोर्स वो तो आप कुछ भी आपने कोई भी प्रोफेशन में जाना है तो आपको एक स्किल्स तो लेने ही पड़ते हैं। आप अगर कोई यानी डिग्री करते हैं या कोई सर्टिफिकेशंस लेते हैं वो तो लेनी पड़ती है कि आपको मिनिमम मैक्सिमम आप कितना अर्न करती हैं एक महीने में? मैं स्पेसिफिकली नहीं पूछूंगी कि आप कितना करती हैं, मैं जस्ट एक आइडिया पूछ रही हूँ हमारे देखने वालों के लिए। बिन तो मैक्स कह सकते हैं ऑलमोस्ट 1 लाख। अच्छा, आप क्या कहेंगे फ्रीलांसिंग में? आप मिनिमम मैक्सिमम लोग आपके आसपास वाले, आप खुद क्या एक्सपीरियंस? एज आई सेड लास्ट टाइम कि आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना वर्कलोड लेते हैं। हाँ। क्योंकि जब आपकी एक वेबसाइट पे आपकी एक प्रोफाइल सेट हुई होती है ना तो पीपल रीच टू यू खुद से ही ना, मतलब आपको खुद से ही आपके पास प्रोजेक्ट चल के आते हैं, खुद आ जाते हैं। तो फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये भी ले लें, ये भी ले लें, ये भी ले लें। तो डिपेंड करता है आप 50 कर लें, 1 लाख कर लें, इससे आप ज्यादा भी प्रोसीड कर सकते हैं। एग्जैक्टली, आप जितना ले लेंगे ना, मतलब आप जितना आराम से कर सकते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कितनी एफिशिएंसी है काम को करने में और कितना आप उसको सही तरीके से टैकल कर सकते हैं। 8 to 12 आवर्स तो आपको करने पड़ते हैं टिक के विदाउट एनी ब्रेक, अदरवाइज मतलब क्योंकि ये ऐसा काम है, नहीं बनेगा। हाँ, क्योंकि ये ऐसा काम है, इसमें ना यू नीड योर ऑल फोकस, मतलब आपको फुली फोकस्ड होना पड़ता है। आपका जरा सा ध्यान इधर उधर हुआ, आपका सारा वो डिजाइन का जो एक फोकस होता है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, जितना भी प्रोसेस आपने दिमाग में क्रिएट किया होता है। हाँ सही। मुझे ये बताइए कि आइडियाज कितने इम्पोर्टेंट हैं इस फील्ड के लिए? बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरा ख्याल है गेम ही सारी आइडिया की है। हाँ बिल्कुल, गेम्स में आपको आइडियाज़ की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आपने देखना होता है कि जो आप आइडिया दे रहे हैं वो कितने लोगों को इम्प्रेस कर सकता है। देखें, आपने अगर इंटरनेशनली काम करना है तो आपको ऐसे आइडियाज़, और अभी आप मोर स्मार्ट होना पड़ेगा। बिल्कुल, ज़्यादा स्मार्ट होना पड़ेगा, ज़्यादा यूनिक आइडियाज़ लाने, क्योंकि अभी हमारे लिहाज से बहुत आगे हैं बाहर के मुल्क वाले। तो अब हमें ऐसा सोचना है कि जो चीज़ जिस चीज़ में रह के उन्होंने यानी वो आगे बढ़े हैं, उस लिहाज से हमें क्या ऐसा नई चीज़ लानी चाहिए कि लोग हमारे गेम्स की तरफ या हमारे वर्क की तरफ इंटरेक्ट हों। मलकूत, आइडियाज़ की गेम है सारी। हाँ, बहुत मैटर करते हैं। हमारे जो मतलब लोग हैं ना, ज़्यादा जो गेमर्स हैं वो ओपन वर्ल्ड गेम बहुत पसंद करते हैं। ओपन वर्ल्ड जैसे GTA है, वॉच डॉग्स है, और फिर उसके बाद कंपटीशन वाली गेम्स आती है जैसे टेकन है, PUBG भी मतलब उसी कैटेगरी में आती है। तो मतलब हमें इस तरह के आइडियाज लाने की जरूरत है, क्योंकि हम जरा थोड़े पीछे हैं एज कम्पेयर टू मतलब जो हमारे बाकी कंट्रीज हैं बाहर की। तो उस लिहाज से हमें थोड़े मतलब हमारी जो अवाम है, लोग हैं जो इस तरफ आ रहे हैं, उनको थोड़ा सा पॉलिश करने की जरूरत है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे मुल्क में टैलेंट नहीं है, बहुत ज्यादा टैलेंट है। एग्जैक्टली, इसमें कोई शक नहीं है जी। पाकिस्तान की मिट्टी बहुत जरखेज है, बहुत टैलेंट है। मलकूत, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। मुखीसा भट्ट, आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, मुझे आपने इजाजत देनी है। इंशाल्लाह कल सुबह 9:05 पर मेरी आपसे फिर से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह ने के माने।